नमस्कार आप सभी का और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में कुंभ मेला 2027 के मद्देनजर अखाड़ों के सम्मानित प्रतिनिधियों और संत समुदाय के सदस्यों के साथ व्यापक चर्चा की। इस अवसर पर सीएम धामी ने कहा, कुंभ के असली आयोजक हमारे पूज्य संत हैं और हम सरकार, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों सभी सहयोगी हैं। अभी आप सभी के सामने एक छोटी सी प्रस्तुति दी गई है। हम पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और आपके मार्गदर्शन और सुझावों से ही हमारा ये आयोजन भव्य और दिव्य बनेगा और यहाँ आने वाली सभी श्रद्धालु एक अच्छा अनुभव लेकर लौटेंगे। हम सभी को मिलकर इस आयोजन को आगे बढ़ाना है, इसलिए मैं 2027 के कुंभ मेले की घोषणा करता हूँ। ये शायद सौभाग्य सत्कर्म कहूँ या इसको भगवान की कृपा मानूं, आप सबकी कृपा मानूं कि इस आयोजन का मुझे हिस्सा बनने का सौभाग्य मिलता है। तो चूंकि अभी आप सब लोग अपना मार्गदर्शन देंगे और मैं यही कहना चाहता हूं कि कुंभ के जो असली आयोजक हैं, आयोजन करता है, वो हमारे सभी पूज्य संतगण हैं और मैं उनका सहयोगी हूं। हम सब सहयोगी हैं, सरकार भी, प्रशासन भी, जनप्रतिनिधि गण भी, मुख्य जजमान भी कह सकते हैं। नहीं, कई बार क्या है कि ये उसमें इधर उधर बात हो जाती है तो फिर वो मनोज जी अगर मतलब जो भी आयोजन करता होते हैं तो वो आप लोग हैं, असली हितधारक आप लोग हैं और आपके साथ मैं भी हूं, पूरी सरकार है, हमारे सब जनप्रतिनिधिगण हैं। तो चूंकि अन्य एक छोटा प्रेजेंटेशन अभी आप सबके समक्ष आया है, हम पूरी तैयारी के साथ चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं और उसमें आपके मार्गदर्शन से ही, आप सबके सुझाव से ही ये आयोजन हमारा एक भव्य आयोजन बने, एक दिव्य आयोजन बने और लोग एक जो भी श्रद्धालुगण आए, मां गंगा के भक्त आए, स्नान करने वाले आए, श्रद्धालुगण यहां पहुंचे, एक अच्छा अनुभव अपने पूरे जीवन के लिए लेकर जाएं। तो उस आयोजन को हम सभी ने मिलकर आगे बढ़ाना है। तो अन्य बातें चूंकि अभी विस्तार से होनी है एक एक करके, तो मैं 2027 कुंभ आयोजन की घोषणा करता हूं। अब वहीं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित 178 अभ्यर्थियों को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नियुक्ति पत्र सौंपे। इस मौके पर सीएम ने अर्थ एवं संख्या, कृषि, उद्यान और महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अभ्यर्थियों को बधाई दी। उन्होंने कहा, ये अभ्यर्थी ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण से उत्तराखंड को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। सीएम ने यह भी बताया कि पिछले 4.5 वर्षों में पारदर्शी प्रक्रिया के तहत 26,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा में अवसर प्रदान किया गया है। राजभवन देहरादून में आयोजित एक पुस्तक विमोचन समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी के जीवन और कृतित्व पर आधारित पुस्तक का लोकार्पण किया गया। इस मौके पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने लेखिका संभावना पंत की सराहना करते हुए कहा, ये पुस्तक मुख्यमंत्री के संघर्ष, मूल्य और नेतृत्व के बारे में गहन शोध पर आधारित है। उन्होंने बताया कि पुस्तक में मुख्यमंत्री की जीवन यात्रा, संकट प्रबंधन, राज्य के विकास मॉडल और महत्वपूर्ण आयोजनों का उल्लेख किया गया है। राज्यपाल ने सभी नागरिकों से इस पुस्तक को पढ़ने की अपील की है। आज हमारे उत्तराखंड की बेटी संभावना पंत ने हमारे मुख्यमंत्री जी पुष्कर धामी जी के बारे में एक किताब लिखी है। बहुत खुशी होती है जब परिवार में से हमारी बेटी
अपने साहित्य के स्टोर के अंदर में ऐसी किताबें लिखती हैं। उन्होंने इसके अंदर में बहुत सुंदर रिसर्च की। उन्होंने उनके जन्म, बाल्यकाल, पूरी जीवन की यात्रा, और स्पेशली ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो बालक जन्म लेता है एक फौजी परिवार के अंदर में, पहाड़ों में जन्म लिया है, उसके संघर्ष क्या है, किस प्रकार वो अपने जीवन में मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाता है, ये हम सब के लिए एक प्रेरणा की बात है। आज बहुत सबक सीखे हैं इस पुस्तक से। मैंने इस पुस्तक को डिटेल से पढ़ा है और सबसे जो सुंदर बात ये है कि हमारे समाज में जो भी अधिकारीगण हैं, लीडर्स हैं, जो एल्डर्स हैं, उनको सबसे जरूरी है कि हम किस प्रकार फ्रंटलाइन लीडर बने, ताकि जहां पर भी प्रॉब्लम है, जहां पर भी चुनौती है, वहां पर कैसे पहुंचे। हमने देखा कि उत्तराखंड के अंदर में जब आपदा आई सिलक्यारा के अंदर में, तो वहां पर ऑन द स्पॉट पहुंचकर सीएम पुष्कर सिंह धामी से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करने वाले बॉक्सर पवन बर्तवाल ने शिष्टाचार भेंट की है। पवन बर्तवाल ने हाल ही में वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 में रजत पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। सीएम धामी ने पवन को उनकी उपलब्धि पर बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि पवन बर्तवाल ने अपने परिश्रम, अनुशासन और उत्कृष्ट खेल भावना से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की तरफ से खिलाड़ियों के विकास के प्रयासों की भी सराहना की है। राजश्री चिल्ड्रन एकेडमी में कक्षा 6 से 10 तक के छात्रों के लिए उच्च गुणवत्ता की शिक्षा का अवसर प्रदान किया है। स्कूल में नया 3 मंजिला भवन बनकर तैयार हो गया है, जिसमें अलग अलग सेक्शन के तहत छात्रों को शिक्षा दी जाएगी। इस नवनिर्मित भवन का लोकार्पण पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल, स्वामी केशवानंद महाराज और निर्देशक राजेंद्र प्रसाद पांडे ने रिबन काट कर किया। इस अवसर पर स्कूल के छात्रों ने सांस्कृतिक प्रस्तुति दी और अतिथियों का स्वागत और सम्मान किया। प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। चिल्ड्रंस एकेडमी ये बहुत पुराना यहाँ का विद्यालय है और बहुत कम फीस पे अच्छी पढ़ाई देने का काम करता है। यहाँ के आसपास के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और मैं ये भी जानता हूँ कि यहाँ का रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहता है। यहाँ के जो शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं बच्चों के साथ बहुत मेहनत करते हैं। यहाँ की प्रबंध समिति है, यहाँ के प्रधानाचार्य जी हैं, सभी लोग और क्षेत्रीय लोगों की मदद से यहाँ पे 6 कमरे आज बनाए गए। उसके लिए मैं यहाँ आया और उसका लोकार्पण किया। अच्छा लगता है कि ऐसे विद्यालय आगे बढ़ने चाहिए क्योंकि यहाँ सामान्य श्रेणी के बच्चे पढ़ते हैं और मैं ऐसे विद्यालयों को हमेशा मदद करता रहा हूँ। आप जानते हैं मेरे विधानसभा क्षेत्र में जितने भी विद्यालय हैं इस प्रकार की मेरी मदद या विधायक निधि से घोषणा हमेशा होती है। आज मैंने इस विद्यालय के लिए 100 कुर्सियाँ और 3 कंप्यूटर जो इन्होंने मेरे से मांग की थी वो मैंने देने की घोषणा की है ताकि यहाँ के बच्चों को उसका लाभ मिल सके। ग्रामीण क्षेत्र है, आजकल IT का जमाना है तो उनको उसका लाभ मिल सके, मैंने घोषणा। हल्द्वानी में सांसद अजय भट्ट ने जिला स्तरीय निगरानी समिति दिशा की बैठक आयोजित की। इस बैठक में जिला के समस्त अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। सांसद अजय भट्ट निर्माण कार्य और योजनाओं के क्रियान्वयन में लेट लतीफे को लेकर नाराज दिखे। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के कार्यों में लापरवाही,
तिवारी अस्पताल में कैद लैब के निर्माण में अनियमितताओं सहित कई अन्य मुद्दों पर गहरी नाराजगी जताई। सांसद ने संबंधित विभागों से इन मुद्दों पर स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को जनता की सुविधाओं के लिए किए जा रहे कार्यों को पूरी ईमानदारी और तेजी से पूरा करने की जिम्मेदारी सौंपी। पिछले दिनों जो मेडिकल कॉलेज और प्राधिकरण का जो मामला आया था, प्राधिकरण में मंडी परिषद की कुछ लापरवाही सामने आई थी, उस पर किस तरह के दिशा निर्देश दिए? अभी आज मंडी परिषद ने उनके जीएम समेत कई लोग अधिकारी आए थे, तो उन्होंने और यहाँ के जो सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य जी हैं वो भी उपस्थित थे। तो मैंने लिखित में आज रिपोर्ट ली है, मेरे पास रिपोर्ट है। आज जब इतनी जिद्दोजहद हम लोगों ने करी पुराने दिनों, तो लगभग 90% कार्य पूर्ण हुआ है, लेकिन अभी भी जैसे उन्होंने लिखा है कि सीलन अभी तक बनी हुई है और कहीं पर अभी सुव्यवस्थित जो तार हैं उनको और करने की आवश्यकता है। तो आज दोनों को बैठाल के बात भी हुई है, उन्होंने कहा इसको भी हम पूर्ति कर देंगे। वैसे सीलन आनी नहीं चाहिए थी, अब तो ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है, इतनी बड़ी चीज़ों में दिक्कत नहीं आनी थी, तो उसमें अब कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे लगता है कि थोड़े ही दिनों में इंटरव्यू भी हमारे यहाँ पर हो चुके हैं। जो हमारे कार्डियोलॉजिस्ट हैं उसके अभी उनके रिजल्ट क्या आएंगे इंटरव्यू के बाद में देखा जाएगा। एक काम जो मुश्किल से 1 साल का होता, 6 महीने का होता अच्छी तरह करते, तो उसमें 2.5-3 साल लगना वो बहुत दुख देने वाला काम था। आज कैथ लैब का मामला अच्छी तरह से दोनों डिपार्टमेंट के बीच में अच्छी तरह से सुलह हुई है। लगातार हमने कंटिन्यूएशन में दबाव बनाया, तो अब वो लगभग बन गया 90%। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। तो चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। अल्मोड़ा में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के लिए पहला कदम उठाते हुए रेफरल मॉनिटरिंग समिति का गठन किया गया। जिला प्रशासन ने सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं को गुणवत्ता सुधारने के लिए अलर्ट मोड पर काम शुरू कर दिया है। जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने इस समिति की समीक्षा की, जिसमें करीब 13,000 मरीजों के इलाज की समीक्षा की गई और रेफरल मामलों में कमी आई है। जिलाधिकारी ने अस्पतालों में जच्चा बच्चा के मामलों को सुव्यवस्थित डेटा रखने और रेफरल व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए निर्देश भी जारी किए हैं। कमेटी की पहली बैठक थी, तो हम लोगों ने काफ़ी उसमें पेशेंट बाय पेशेंट हमने करा। 1 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक जितने पेशेंट रेफर हुए थे, तो अराउंड 13,000 से ऊपर पेशेंट के हमारे यहाँ इन पेशेंट मतलब जो आए थे, और उसमें से हमारी जो रेफरल रेट था वो 0.047% आया था। बट ये एक और डेटे को बेटर करने के लिए हमने ये बोला है कि प्रेगनेंसी के कितने बच्चे आप डिलीवर करते हो, कितने रेफर करते हो, तो इस लेवल पे हमें डेटा हर CHC, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और बेस हॉस्पिटल से चाहिए होगा। बेस हॉस्पिटल के पास ये डेटा था कि उन्होंने 224 के ऊपर डिलीवरी करी थी और 5 ही सिर्फ केसेस रेफर हुए थे, विच इज़ वेरी गुड। उन्होंने रेशियो काफ़ी अच्छा मेंटेन करके रखा हुआ है। भी उनको सुपर स्पेशलिटी के जो केसेस थे वो रेफर हुए थे। तो टर्चरी केयर में आप देख सकते हैं कि बेस हॉस्पिटल इज़ डूइंग अ वेरी गुड जॉब। दूसरा हमने ये देखा गया कि 108 जो एम्बुलेंसेज रहती हैं उनको कैसे हम लोग प्रॉपर और इफेक्टिव फंक्शनिंग करा सके, उसके 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में राजनीतिक दल जुटे हैं। बीजेपी ने दावा किया है कि चुनाव से पहले कांग्रेस के कई नेता उनके पाले में आएंगे, जिससे कांग्रेस की हार का सामना करना पड़ेगा। इस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि वो चोरी से चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है, चाहे वोटों की चोरी हो या कैंडिडेट की। गोदियाल ने आगे कहा कि भाजपा को जनता का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जनता चोरों को सबक सिखाने के लिए तैयार है। ये तो हमारी इस बात को
सत्यापित करता है कि वो चोरी से चुनाव जीते हैं, चाहे वो वोट चोरी से और चाहे वो कैंडिडेट चोरी से। मतलब उनको अपने कैंडिडेट पे भरोसा नहीं है, वो हमारे कैंडिडेट पर नजर है कि सेकंड लीडरशिप को हम चोरी करेंगे और तब चुनाव जीतेंगे। मैं प्रदेश की जनता का आह्वान करना चाहता हूं कि इन चोरों को सबक आपकी ताकत सिखा सकती है। हमारे जो लोग हैं, वोटर हैं, नागरिक हैं इस प्रदेश के, उनके पास वो ताकत है कि वो चोरों को सबक सिखा सकते हैं। इसलिए अगर उनकी ये मंशा है, जैसा आप पूछ रहे हैं उनकी ये मंशा है कि वो हमारी सेकंड लीडरशिप को हाइक करके, उनको चोरी करके, जिसको उठाईगीर कहते हैं, ऐसे काम करके अगर वो चुनाव जीतना चाहते हैं तो उनको सबक हमारी जनता ही सिखा सकती है। पश्चिमी विभोज के कारण इस साल दिसंबर और जनवरी में उत्तराखंड में भीषण ठंड पड़ने का अनुमान है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में दिसंबर में भारी बर्फबारी हो सकती है। हालांकि ठंड का असर इस साल कुछ देर से शुरू होगा, लेकिन दिसंबर और जनवरी में ठंड अपने चरम पर रहेगी। इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश भर में रैन बसेरों में आवश्यक सुविधाओं का सुदृढ़ करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिलाधिकारियों से ये सुनिश्चित करने को कहा कि ठंड और शीत लहर से बचाव के लिए कंबल उपलब्ध कराई जाए और अलाव जलाने की व्यवस्था भी की जाए। साथ ही ठंड से बचाव हेतु टीमों की सक्रिय निगरानी भी सुनिश्चित की जाए। बीते दिनों उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गन्ना किसानों से मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गन्ने का लुत्फ भी लिया। वहीं कांग्रेस नेता हरीश रावत ने इस पर चुटकुली ली और मौन व्रत रखने का ऐलान किया। रावत का कहना है कि उत्तराखंड के किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश ने गन्ने का खरीद मूल्य घोषित कर दिया है। हरीश रावत ने सरकार की नीतियों को लेकर सवाल उठाए और किसानों की समस्याओं पर जोर दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः भास्कराय, ओम नमः किसान देवताय। भगवान, हमारे राज्य के किसान परेशान हैं। पहाड़ों के किसान सरकार के नीतिगत कमजोरियों से, और जो मैदान का किसान है वो अपने परिश्रम से जो उगा रहा है उसको उचित खरीद मूल्य नहीं मिल रहा है। गन्ना किसान गन्ना अपने चीनी मिलों में दे रहे हैं, मगर उनको पुराने ही रेट पर कहा जा रहा है डालो। क्या करेगा किसान, मजबूरी है उसकी। और जबकि उत्तर प्रदेश खरीद मूल्य गन्ने का घोषित कर चुका है, उत्तराखंड न जाने क्यों सकुचा रहा है। तो मैंने ये आज का मौन व्रत उन किसान भाइयों को जो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि राज्य सरकार को सदमति आए और 450 रुपया प्रति क्विंटल का खरीद मूल्य घोषित करे, अगेती और पिछैती दोनों तरीके के गन्ने का 1-2 रुपये का अंतर रख करके खरीद मूल्य घोषित किया करे, ये मति आए। मैं ओम नमः शिवाय। अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्वज पताका फहराई और प्रभु राम को याद किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी का कोई नेता वहां नहीं दिखा। इस पर उत्तराखंड भाजपा प्रवक्ता जितेंद्र सिंह ने कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस कभी भी राम मंदिर के पक्ष में नहीं था। उन्होंने स्वर्गीय इंदिरा गांधी के समय का उदाहरण देते हुए कहा कि कांग्रेस ने साधु संतों पर गोलियां चलवाई थी और कभी नहीं चाहते थे कि राम मंदिर बने। जो कट्टर कांग्रेसी है वो कभी भी राम मंदिर नहीं जाएंगे। आप स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का जमाना और वो प्रकरण याद कीजिए कि जब 600 से ज्यादा साधु संतों के ऊपर गोलियां चलवा दी गई थी। वो तो कांग्रेस का जमाना था, कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद जब
बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करने का समय था, तब भी केंद्र में कांग्रेस थी और राज्य में कांग्रेस की सहयोगी सरकार थी और वहां पे भी गोलियां चली। तो कांग्रेस की विचारधारा में, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की विचारधारा में भगवान राम का कोई स्थान नहीं है, इसलिए वो भगवान राम को मानते नहीं है। और इस देश का दुर्भाग्य ये है कि जो कांग्रेस में जुड़ा हुआ हमारा सनातनी भाई है, वो भी इस साजिश को आज तक नहीं समझ पाया कि भगवान राम से और सनातन से, हमारे सनातन की एक शाखा को बांटकर कांग्रेस ने किस तरह से एक साजिश के तहत अलग कर दिया। तो कांग्रेस के बारे में तो कहा जाता है कि कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करी, मुस्लिम समाज को बढ़ा चढ़ाकर प्रचारित प्रसारित करके उसी तरह की राजनीति को अंजाम दिया और देश को बांटने का काम किया है। अगर भाईचारे की राजनीति कांग्रेस ने करी होती, भगवान राम के चरणों पे माथा टेका होता, और आज भी अगर कांग्रेस के शीर्ष नेता, चाहे वो राहुल गांधी जी हैं, सोनिया गांधी जी हैं, प्रियंका गांधी जी हैं, आज भी अगर वो भगवान राम के चरणों में जाके माथा टेक दें तो हो सकता है भगवान राम उन्हें क्षमा कर दे। देहरादून में अब मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने बिल्डरों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की तैयारियां की है। कई बिल्डरों को चिन्हित करके उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जा रहा है, जो फ्लोर बनाकर बेचने के नाम पर लोगों से लाखों रुपए लूट रहे हैं। छोटी सड़कों पर ये गोरख धंधा लंबे समय से चल रहा था। एमडीडीए बीवीसी बंशीधर तिवारी ने बताया कि इन नक्शों का प्राधिकरण किया जा रहा है और जिनके खिलाफ गलत काम सामने आएंगे उनके खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी की जाएगी। अब ये गोरख धंधा नहीं चलेगा। लगातार अवैध निर्माण पर आपको कार्रवाई करना है, क्या कुछ अब तक कार्रवाई है? अरे कोई बात नहीं। अवैध निर्माण और अवैध प्लाटिंग, ये दो महत्वपूर्ण विषय हैं जिसमें तो जन जागरूकता भी हमने फैलाई लोगों के बीच, और होर्डिंग के माध्यम से कि प्राधिकरण क्षेत्र में कोई भी जमीन घर बनाने के लिए खरीदने के पहले किन किन बातों का ध्यान रखें, उसका होर्डिंग्स के माध्यम से प्रचार प्रसार किया, डिजिटल मीडिया के माध्यम से मैंने प्रचार प्रसार किया। साथ ही जो इस तरह की शिकायतें आ रही थी कि स्ट्रीट+3 या स्ट्रीट+4 के साथ आवासीय मानचित्र स्वीकृत करा करके फिर इंडिपेंडेंट फ्लैट्स के रूप में उसको कुछ लोग सुनियोजित तरीके से बेच रहे थे, उस पर भी हमने कार्रवाई की और इस तरह के मानचित्र की जो स्वीकृति है उसको रोक दी है, जिसको बिल्डर फ्लोर बोलते हैं। तो बड़े अवैध निर्माण पर हम लोगों ने प्रभावी अंकुश लगाया है। साथ ही साथ जो अवैध प्लाटिंग है, जो किसी भू उपयोग में है और जो आवासीय में भी है, अगर मानचित्र उसका स्वीकृत नहीं है तो उसके खिलाफ हम लोग अभियान चला रहे हैं ताकि सभी लोग जागरूक। उत्तराखंड कांग्रेस ने पैनलिस्ट और विशेषज्ञ प्रवक्ताओं की खोज के लिए टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू किया है। जिले 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। वहीं बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस के इस अभियान पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के पास धरातल पर काम करने वाले कार्यकर्ता नहीं है, केवल कुछ गिने चुने चेहरे ही राजनीति में दिखाई देते हैं। उनका ये भी कहना है कि कांग्रेस का संगठन नजदीकी चुनावों से पहले सृजन करना काफी देरी से किया गया कदम है, जो संगठन की कमजोरी को दर्शाता है। देखिए, सही बात तो यह है कि कांग्रेस एक सुपरफिशियल ढंग से काम कर रही है। कुछ चेहरे हैं जो पहले से सक्रिय हैं, पुराने हैं, तो वो ऊपर ऊपर राजनीति में कहीं दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जब नीचे की ओर जाते हैं तो वहाँ कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं पड़ती है, धरातल पर नहीं है। तो जैसे उन्होंने संगठन सृजन की बात की, मैं उस शब्द से मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि संगठन का सृजन करना मतलब कोई नई चीज खड़ी करना, इसका मतलब संगठन था ही नहीं, तो वो नए सिरे से संगठन खड़ा करने की बात कर रहे हैं। तो संभवतः उसी की कड़ी में ये आगे को बढ़ रहे होंगे, लेकिन वो संगठन सृजन तब कर रहे हैं जब चुनाव सर पर खड़ा है। जब तक वो संगठन को सृजित करेंगे तब तक चुनाव निकल के भाजपा की झोली में जा चुका होगा। तो कांग्रेस की हालत जो है धरातल पर बहुत अच्छी नहीं है, और अब जाके वो हंटिंग कर रहे हैं कि साहब कोई व्यक्ति हमको कहीं मिले जिसका हम उपयोग कर सकें। तो इससे समझा जा सकता है कि कांग्रेस की अंदरूनी स्थिति कितनी कमजोर है। आज की बुलेटिन में इतना ही, और आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।